हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता। यहां पर हम होम साइंस नेट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो कि 12 जुलाई 2022 को कंडक्ट हुआ था। 90 तक हम यहां पर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 91 से। चलिए फटाफट फिर हम स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट ऑप्शन है राइबोज इज अ मोनोसैकेराइड, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, इनोलिन इज एन ओलिगोसैकेराइड, माल्टोट्रायोज इज एन ओलिगोसैकेराइड, रिबुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। ओके, हिंदी में भी देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के अनुसार राइबोज एक मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, इनोलिन एक ओलिगोसैकेराइड है, माल्टोट्रायोज एक ओलिगोसैकेराइड है और रिबुलोज एक पॉलीसैकेराइड। इसमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है, एक तो पहला राइबोज इज अ मोनोसैकेराइड यानी कि ए है, फिर बी सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड और डी माल्टोट्रायोज इज एन ओलिगोसैकेराइड यानी कि ए, बी और डी। देख लेते हैं ए, बी और डी। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है। ओके, जैसे आप लोग जानते हो मोनोसैकेराइड में और भी आ जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज आ जाता है, ओके, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, मोनोसैकेराइड का मतलब हो गया जिसमें कि एक यूनिट होती है सैकेराइड की, और डाइसैकेराइड का मतलब होता है जिसमें कि दो मोनोसैकेराइड मिल करके एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। डाई का मतलब दो होता है। तो यहाँ पर एक तो सुक्रोज हो गया, ठीक है, और सुक्रोज आपको पता होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के बनता है। इसके अलावा इसमें आता है माल्टोज जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, और एक है लैक्टोज, ठीक है, जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। यानी कि तीनों में ही ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है। फिर है, हाँ, ओलिगोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो जो ओलिगोसैकेराइड होता है, जैसे कि मोनोसैकेराइड में एक सैकेराइड होगा और जो डाइसैकेराइड है उसमें दो होगा, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, दो से अधिक और दो से लेकर के 10 तक आता है। जो सैकेराइड की संख्या होती है वो 2 से 10 तक होती है, और जो पॉलीसैकेराइड होता है इसमें एबव 10 से लेकर के बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पॉलीसैकेराइड है तो पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ जाता है, गम है, पैक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो ये सब आ जाते हैं आपकी पॉलीसैकेराइड में। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। 92 क्वेश्चन है, इक्विपमेंट कॉमनली यूज्ड इन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री इंक्लूड सॉल्टर स्केल, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर या फिर प्रिसीजन कैलिपर। इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। मानव मिति में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में क्या सम्मिलित है? सॉल्टर स्केल, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, वही सारी चीजें दी हुई हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा कि मानव मिति का मतलब हो गया, इसको जिसे हम एंथ्रोपोमेट्री बोल रहे हैं। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब है जिसमें कि जो कि हमारे बॉडी मेजरमेंट से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसमें किस किस का यूज होता है? एक तो सॉल्टर स्केल का यूज होता है, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर का यूज होता है और प्रिसीजन कैलिपर का यूज होता है। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए, बी और ई हो जाएगा। देखते हैं, जो ए, बी, ई है वो है फोर्थ वाला ऑप्शन, बिल्कुल ही सही है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ सॉल्टर स्केल क्या होता है, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर। ये देखिए सॉल्टर स्केल, जिसे कि जो सॉल्टर स्केल है आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस है जिससे कि बच्चे को मेजर किया जाता है। 2 साल तक के बच्चे को उनको मेजरमेंट करने के लिए सॉल्टर स्केल का यूज किया जाता है। तो ये आप देखिए इस तरीके की स्केल होती है, इस तरह कपड़े होते हैं इसमें कि बच्चे को फंसा दिया जाता है और इस तरीके से बच्चे का मेजरमेंट किया जाता है। एक तो सॉल्टर स्केल होता है और एक बच्चे की मेजरमेंट के लिए होता है इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर,
ठीक है। तो सॉल्टर स्केल जो स्प्रिंग बैलेंस है, इससे जनरली क्या होता है, वेट के लिए होता है। इन्फेंटोमीटर से क्या होता है, बच्चे की लेंथ को मापा जाता है, लंबाई। ओके, इन्फेंटोमीटर होता है, ठीक है। आपने अगर देखा होगा, मेजरमेंट किया होगा कभी सर्वे वगैरह में, तो इन्फेंटोमीटर बच्चे के लिए यूज होता है। और सॉल्टर स्केल भी, इसको स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये वेइंग स्लिंग होता है, और ठीक है। चलिए अब आते हैं, और हाँ, इसमें दिखा देते हैं बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके का होता है। बॉडी का कंपोजिशन, जो बॉडी का जो संगठन होता है उसको मेजर करने के लिए ये इस तरीके का एनालाइजर होता है, जो कि बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर कहलाता है। और प्रिसीजन कैलिपर जो है, ये आप देख सकते हो इस तरीके का होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मेनली जो स्किन फोल्ड थिकनेस होता है उसको मेजर करने के लिए कैलिपर का यूज किया जाता है। ओके। और क्या होता है कि इसमें जो मेनली मेजर किया जाता है वो है सबकुटेनियस फैट। सबकुटेनियस फैट का मेजरमेंट किया जाता है इसके थ्रू अमाउंट, इसके अमाउंट का, ठीक है। और स्पेशली ये क्या होता है, स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर किया जाता है, जिसके थ्रू सबकुटेनियस फैट का अमाउंट पता चलता है। स्पेसिफिक मतलब हमारे बॉडी में कोई भी स्पेसिफिक जगह पर जो है, जैसा हमने आपको इक्विपमेंट दिखा दिया है, तो इसको लगा करके थिकनेस देख ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है अमाउंट ऑफ सबकुटेनियस फैट को देख लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात है। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, इससे जो है अमाउंट ऑफ जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रकाश है उसकी वेवलेंथ को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी अगर केमिकल है या फिर कोई भी सोल्यूशन है, तो उसे जब प्रकाश को गुजारा जाता है, लाइट को जब गुजारा जाता है, तो वो जो सोल्यूशन है, केमिकल है, वो कितना प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना ट्रांसमिट कर रहा है, उसी को मेजर करने का काम करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इसको जो है ब्लड टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है, ब्लड टेस्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करें, तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, ये जो है कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड सैंपल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड सैंपल। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट दिए हुए थे उनसे क्या क्या मेजरमेंट किया जाता है। अब है 93 क्वेश्चन। हाइपरग्लाइसीमिया मे बी कॉज्ड बाय टू लिटिल ग्लूकेगॉन, टू लिटिल इंसुलिन, टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज्ड फूड इनटेक या फिर डिक्रीज्ड फूड इनटेक। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया है उसका क्या क्या कारण है। बहुत कम ग्लूकेगॉन, बहुत कम इंसुलिन, इंसुलिन प्रतिरोध, आहार का बढ़ा हुआ सेवन या फिर आहार का घटा हुआ सेवन। तो हाइपरग्लाइसीमिया के क्या कारण है, बहुत कम ग्लूकेगॉन नहीं होगा, बहुत कम इंसुलिन होगा, इंसुलिन प्रतिरोध होगा और आहार का बढ़ा हुआ सेवन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी, सी और डी, बी, सी और डी ओनली, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आप जानते ही हो जो इंसुलिन है उसका काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज, जैसे जो भी हम एक्स्ट्रा, जो भी हम फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, मेनली ग्लूकोज के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या होता है, जब भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट में लेते हैं तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, और ये कहां पर स्टोर हो जाता है, हमारे लिवर में, यहां पर स्टोर रहता है, ठीक है। तो जो इंसुलिन है वो क्या करता है, जो भी एक्सेस ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, वो हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। जब कभी जैसे हम खाना नहीं खा पाए, फास्ट हैं, या फिर मान लीजिए
बहुत बिजी होने के कारण हम भोजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे बॉडी की जो ऊर्जा की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, वो कौन पूरा करता है? यही जो ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर था, तो वो वहां पर क्या होता है, लिवर में ही ग्लाइकोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? ग्लूकोज में, और ये हमको देता है क्या? ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, तो जो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बहुत कम ग्लूकेगॉन होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं कि ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। इंसुलिन प्रतिरोध हो जाएगा, तब भी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कम इंसुलिन होगा तब भी ये हो पाएगा। और अगर आहार हम बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में अधिक जाएगा, इसकी वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बढ़ना। ठीक है, यानी कि ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 94 क्वेश्चन है, एयर इज द मीडियम ऑफ कुकिंग इन दिस कुकिंग मेथड, स्टीविंग, सॉर्टिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग या फिर बेकिंग। हिंदी में देख लेते हैं। खाना पकाने की इन विधियों में वायु खाना पकाने का माध्यम है। स्टीविंग, सॉर्टिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और बेकिंग। तो जो एयर माध्यम होता है, यानी कि वायु खाना पकाने का माध्यम होता है, वो ग्रिलिंग में होता है, रोस्टिंग में होता है, बेकिंग में होता है। आपने देखा होगा इन तीनों में ना ही हम पानी का यूज करते हैं और ना ही हम तेल का यूज करते हैं। ठीक है, जबकि स्टीविंग में हम बहुत कम मात्रा में पानी का यूज करते हैं, और सॉर्टिंग में हम बहुत कम मात्रा में तेल का यूज करते हैं। जैसे हम छौंका वगैरह लगाते हैं तो वो आपका सॉर्टिंग में आता है। ठीक है, तो इसमें सी, डी और ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। फिर है 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट्स ऑफ द बेड ऑफ द सीविंग मशीन। बेड का हिंदी में देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन से सिलाई मशीन के आधार के भाग नहीं? बेड का मतलब हो गया कि मशीन का आधार। कौन कौन से उसके भाग नहीं है? फीड डॉग, फेस प्लेट, प्रेशर फुट या फिर ऑसिलेटिंग हुक। तो सिलाई मशीन के आधार के भाग नहीं है, तो एक तो फेस प्लेट नहीं है और दूसरा प्रेशर फुट नहीं, यानी कि बी और सी बिल्कुल सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब यहां पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। देखिए, जो फेस प्लेट की बात की जा रही है वो ये है। तो आपने देखा हुआ सिलाई मशीन में जो नॉर्मल वाली आती है उसमें साइड में ये लगा होता है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हो, इससे क्या, इसमें धागा हम फंसाते हैं। ठीक है, और यहाँ से धागा लेकर के आते हैं, इसमें धागा फंसाते हैं, फिर यहाँ से होते हुए जो है हम सुई में धागा लेकर जाते हैं। तो ये होता है फेस प्लेट। तो ये भी क्या होता है? आधार में नहीं होता सिलाई मशीन के। अब यहां पर आप देख सकते हो सिलाई मशीन के आधार में प्रेशर फुट, ये देखिए जो जूते, दो जूते के जैसे आकार का होता है, जिससे कि हम कपड़े को दबाने का काम करते हैं। ठीक है, वो आपका प्रेशर फुट कहलाता है, वो भी मशीन के आधार का भाग नहीं होता है। ओके, मशीन के आधार का भाग अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हैं? स्लाइडिंग प्लेट है, फीड डॉग है, ठीक है, और निडल नहीं, ये भी नहीं है। इतनी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आधार में है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं। बैलेंस व्हील है, स्पूल पिन है जिसमें कि धागे को हम फंसाते हैं, मतलब रील लगाते हैं। थ्रेड गाइड, थ्रेड गाइड क्या होता है? धागे को डायरेक्शन देने का काम करता है। प्रेशर बार लिफ्टर होता है, यहाँ से जब हम इसको, ये जो आप बार लिफ्टर है, जब हम इसको ऊपर करते हैं तो जो प्रेशर फुट है ये ऊपर जाता है, जब हम इसको नीचे दबाते हैं तो फिर ये नीचे आता है और कपड़े को दबाने का काम करता है। टेंशन रेगुलेटर, ये तनाव को, यानी कि जो धागे का तनाव है उसको रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का काम करता है। ओके, थ्रेड टेकअप, यानी कि यहाँ पर धागा, इसके अंदर एक होल होता है, इसमें फंसाया जाता है। ठीक है, ये स्टिच रेगुलेटर होता है, यहाँ पर बने होते हैं कितना, किस टाइप का कपड़ा है, कितने आप बड़े स्टिच रखना है, छोटी रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ये बॉबिन वाइंडर है, यानी कि यहाँ पर बॉबिन लगा करके हम धागा भरने का काम करते हैं। अब बात आता है ऑसिलेटिंग हुक, ये क्या होता है? तो ऑसिलेटिंग हुक होता है, ये भी जो है आधार में होता है। तो ये देखिए मशीन जहां सुई नीचे जा रही है, जहां पर हम बॉबिन लगाते हैं, ठीक है, तो उसके की जो ये बाहर वाला पार्ट है वो जो है आपका ऑसिलेटिंग हुक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पिक्चर देख लिया, आपको समझ में आ गया कि ऑसिलेटिंग हुक क्या होता है। ठीक है, ये भी आधार में होता है। फीड डॉग जो होता है ये भी आधार में होता है, लेकिन फेस प्लेट और प्रेशर फुट ये आधार में नहीं होता है। चलिए अब आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग एड विथ टू द बॉडी? कंट्रास्टिंग कॉलर्स एंड कफ, सिंगल कॉलम ऑफ कलर, स्टोव पाइप पैंट, टर्टल नेक और चोकर्स। निम्नलिखित में से कौन शरीर की मोटाई बढ़ने का आभास प्रस्तुत करते हैं, यानी कि क्या चीज है जो कि हमारे मोटापे को ज्यादा दिखाने का काम करते हैं, मोटाई को बढ़ाने का काम करते हैं? भिन्न प्रकार के कॉलर और कफ, रंग के एकल कॉलम, स्टोव पाइप पैंट्स, टर्टल नेक या फिर चोकर। तो इसमें क्या क्या है? एक तो भिन्न प्रकार के कॉलर और कफ है, और टर्टल नेक है और चोकर है, यानी कि ए, डी और ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख लेते हैं ए, डी, ई कहाँ है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब देख लेते हैं कि इसमें टर्टल नेक क्या है। ये देखिए, ये जो जिसको कि हम गला बंद कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इसको गला बंद बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्टल नेक होता है जो कि मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। और स्टोव पाइप पैंट जो है, तो ये बढ़ाने का काम नहीं करता है, क्योंकि आप देख रहे हो ये स्ट्रेट होता है बिल्कुल। ठीक है, स्टोव पाइप पैंट जो होता है बिल्कुल, जो स्ट्रेट वाले पैंट हम पहनते हैं वही स्टोव पाइप पैंट कहलाता है। तो इससे तो व्यक्ति पतला लगेगा, मोटा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, चलिए। और चोकर जो गले में बांधा जाता है, यानी कि जो पहना जाता है, वो चोकर कहलाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Important features of transfer printing are: it has flexibility of design, it uses and pollutes more water than other printing methods, the process is highly efficient, the prints are of good clarity of design, it cannot be used on knit fabric as the fabric is distorted during the process। ट्रांसफर प्रिंटिंग के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें डिजाइन देने का लचीलापन निहित होता है, अन्य प्रिंटिंग विधियों की अपेक्षा यह अधिक जल का उपयोग एवं प्रदूषण करती है, इसकी प्रक्रिया उच्च स्तरीय कुशलता वाली है, डिजाइन की का अच्छी स्पष्टता के साथ मुद्रण होता है, इसका बुने हुए कपड़े पर उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान कपड़ा खराब हो जाता है। तो जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ट्रांसफर प्रिंटिंग की, एक तो ये है कि इसमें डिजाइन देने का लचीलापन निहित होता है। ठीक है, दूसरा है इसकी प्रक्रिया उच्च स्तरीय कुशलता वाली है, और डिजाइन का अच्छी स्पष्टता के साथ मुद्रण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सी और डी। तो देख लेते हैं ए, सी और डी कहां है। ये है चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। वेट, आती हूँ। सॉरी, ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 98 क्वेश्चन है। परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स: कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट। ओके, हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित किन लवणों की उपस्थिति के कारण
जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट। इसका मतलब है सी, डी और ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा वाला सी, डी, ई। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर पहले होता क्या है? इट डज नॉट गिव लेदर विद सोप फ्रीली, इट रेडली फॉर्म्स लेदर विद सोप। यानी कि जब भी आप जो हार्ड वाटर होगा अगर उसमें आप सोप का यूज करते हो, उसके साथ सोप मिलाते हो तो झाग नहीं देता है, लेकिन सॉफ्ट वाटर में झाग बनता है। ठीक है, और जो हार्ड वाटर है वो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन इट। इसमें क्या होते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट होते हैं। सॉफ्ट वाटर में ये फ्री फ्रॉम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, यानी कि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट नहीं होते हैं। ओके, अब टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? तो हमारे से परमानेंट हार्डनेस पूछी जा रही है, तो ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होता है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है ये ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होता है। और परमानेंट हार्डनेस जो है इट कांट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर, यानी कि अगर आप पानी को बॉयल करते हो तो जो परमानेंट हार्डनेस है वो आप रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको आप रिमूव कर सकते हो अगर आप पानी को बॉयल करते हो। ओके, तो यहां पर हो गया। तो यहां पर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है वो जो है आपकी क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस का कारण है। फिर 99 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रोजर्स इनोवेटर्स आर वेल एजुकेटेड, डेलिब्रेट, रिस्क लविंग, मोर ट्रेडिशन बाउंड, वेल कनेक्टेड विद आउटसाइड वर्ल्ड। रोजर्स के अनुसार नवाचार करने वाले होते हैं, सुशिक्षित होते हैं, सुविचारित होते हैं, जोखिम पसंद करने वाले होते हैं, परंपरा से अधिक बंधे हुए होते हैं या फिर बाहरी वातावरण से अच्छी तरह जुड़े हुए होते हैं। तो रोजर्स के अनुसार जो नवाचार करने वाले होते हैं वो एक तो सुशिक्षित होंगे, जाहिर सी बात है, जोखिम पसंद करने वाले होते हैं और बाहरी वातावरण से अच्छी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए, सी और ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहां पर देख लेते हैं जो ये था रोजर्स का दिया हुआ है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ओके, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन होता है। अब इसमें होता क्या है आप देख लो कि इसमें इन्होंने 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, पहला इनोवेटर्स होते हैं जिनका परसेंटेज 2.5% होता है, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जिनका परसेंटेज 13.5% होता है, अर्ली मेजॉरिटी जिनका परसेंटेज 34% होता है और जो लेट मेजॉरिटी है उनका भी 34% होता है, और जो लैगार्ड्स होते हैं उनका 16% होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी नई चीज आ रही है उसको अडॉप्ट करना। ठीक है, तो उसके लिए जो है इनका परसेंटेज है कि किस किस तरीके से जो है जो इनोवेटर्स हैं 2.5% हैं, ये क्या होते हैं? रिस्क टेकर होते हैं। देखिए, रिस्क टेकर का मतलब कि वो रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं, ऐसे केवल 2.5% लोग ये होते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स जो हैं इसके बाद आते हैं जिनका परसेंटेज है 13.5%। ये कह रहे हैं आई वॉन्ट टू हैव अ गो, यानी कि मैं जाना चाहता हूं, कोई भी नई चीज है तो ये तो रिस्क ले लेगा इनोवेटर। और जो अर्ली अडॉप्टर्स है यानी कि ये भी पहले अडॉप्ट करते हैं लेकिन इनोवेटर्स के बाद आते हैं, ये रिस्क तो नहीं लेते हैं लेकिन ये जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो अर्ली मेजॉरिटी है ये व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, यानी कि ये मेजॉरिटी में तो अधिक होते हैं, 34% होते हैं, और ये क्या है, ये मतलब इनके दिमाग में ये चलता है कि आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है। और लेट मेजॉरिटी इनका भी 34% होता है, सेम होता है। इनका है ओ वेल एवरीवन एल्स इज डूइंग इट, यानी कि अगर सारे लोग कोई नए काम को कर रहे हैं तो ये भी जो है उसमें वो काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर सभी लोग करते हैं तो। और जो लेगार्ड्स हैं जो कि सबसे पीछे होते हैं 16% है, ये क्या है? जस्ट लीव मी अलोन, यानी कि इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता है, ये सबसे पीछे होते हैं। ओके, तो ये रोजर्स के द्वारा जो है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन
तो इसकी 5 कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की हुई थी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 नंबर क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी इन लाइन एंड शेप, साइज, टेक्सचर, आइडिया, प्रोपोर्शन या फिर कलर। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू हैं? रेखा और आकार, माप, संरचना, विचार, समानुपात या फिर रंग। रेखा और आकार है, माप भी है, संरचना भी है, विचार भी है और रंग भी है। केवल समानुपात नहीं होगा क्योंकि ये प्रोपोर्शन जो है एक अलग प्रिंसिपल है, उसमें आ जाता है। ठीक है, रेखा और आकार में भी सामंजस्य होना चाहिए, माप में भी होना चाहिए, संरचना में भी होना चाहिए, विचार में भी होना चाहिए और रंग में भी होना चाहिए। तभी भी कोई जो है मटेरियल है, कोई वस्तु है, पूरी हार्मनी में दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो है केवल ई छोड़ करके और सारे होंगे। इसका मतलब है कि ए बी सी डी, एक मिनट, ए बी सी डी और एफ, केवल ई नहीं होगा, समानुपात नहीं होगा, तो ए बी सी डी और एफ ये सारे हो जाएंगे। चलिए अब आता है फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ स्ट्रेटजी। इट रिलेट्स टू वन एरिया ऑफ ऑपरेशन, इट रिक्वायर्स कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेस्ड mostly on future scenario, it will not affect future growth of organization, it is based on expected behavior of forces in the external environment। कार्यनीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह कार्य के एक क्षेत्र से संबंधित होता है, इसके लिए संगठन की प्रतिबद्धता आवश्यक है, यह अधिकांशतः भविष्य के दृश्य पर आधारित होता है, यह संगठन के भावी विकास को प्रभावित नहीं करता, यह बाह्य परिवेश में कारकों के अपेक्षित व्यवहार पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट रिलेट्स टू वन एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये नहीं होता। इट रिक्वायर्स कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेस्ड मोस्टली ऑन फ्यूचर सिनेरियो और इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ फोर्सेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि ए और डी छोड़ करके यहाँ पर बी, सी और ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि पहला वाला बी, सी एंड ई। तो कोई भी कार्यनीति आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो वो किसी एक क्षेत्र से नहीं संबंध बल्कि कई सारे क्षेत्र से लिंक्ड होता है और इसके लिए संगठन की प्रतिबद्धता जरूरी है और ये भविष्य के दृश्य पर आधारित होता है और बाह्य परिवेश में कारकों के अपेक्षित व्यवहार पर भी आधारित होता है। फिर आता है 102 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर द कंज्यूमर प्रॉब्लम इन इंडिया? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रॉस्पेरिटी, इलिटरेसी या फिर अट्रैक्टिव पैकिंग। भारत में उपभोक्ता समस्याएं क्या क्या है? जानकारी की कमी, खराब यातायात सुविधाएं हैं, समृद्धि, निरक्षरता या फिर आकर्षक पैकिंग। तो एक तो आकर्षक पैकिंग, ये तो है ही, निरक्षरता भी है और जानकारी की कमी, यानी कि ए, डी और ई ये तीन चीजें हैं। ए, डी और ई, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि जो भी हमारे यहाँ कंज्यूमर की, उपभोक्ता की समस्याएं, जानकारी की कमी होती है, ठीक है, निरक्षर होते हैं और आकर्षक पैकिंग की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। फिर है चिल्ड्रन हु बिहेव मॉरली टेंड टू हैव पेरेंट्स हु foster an external rather than an internal sense of morality, involve children in family decision making and in the process of thinking about moral decisions, provide opportunities for the children to learn about others' perspective and feelings, are warm and supportive rather than punitive and use inductive discipline। नैतिक रूप से व्यवहार करने वाले बच्चों के माता पिता कैसे होते हैं? पहला है नैतिकता की आंतरिक अनुभूति के बजाय बाह्य अनुभूति को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को पारिवारिक निर्णय और नैतिक निर्णयों के बारे में चिंतन प्रक्रिया में सम्मिलित करते हैं, बिल्कुल सही है ये। बच्चों को अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोणों और भावनाओं के बारे में जानने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, ये भी सही है। दंडात्मक एवं प्रेरक अनुशासन के बजाय प्यार भरे और समर्थनकारी होते हैं, तो ये भी सही है। बस पहला वाला नहीं होगा, यानी कि बी, सी और डी होगा। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। फिर है आइडेंटिटी इज अ सेल्फ पोर्ट्रेट कंपोज्ड ऑफ मेनी पीसेस इंक्लूडिंग कैरियर आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी या फिर आइडियलिस्टिक बिहेवियर। पहचान अनेक अंशों से निर्मित एक स्वचित्र है जिसमें सम्मिलित है कैरियर पहचान, राजनीतिक पहचान, रुचियां, व्यक्तित्व या फिर आदर्शवादी व्यवहार। तो कैरियर पहचान है, इसके अंदर राजनीतिक पहचान है और रुचियां भी हैं, व्यक्तित्व भी हैं, बस आदर्शवादी व्यवहार नहीं होगा। यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। तो जाहिर सी बात है हम अपने कैरियर से पहचाने जाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो उसके थ्रू उसकी पहचान होती है। राजनीतिक पहचान से कोई नेता है, मुख्यमंत्री है,
जो है प्रधानमंत्री है, कोई विधानसभा का सदस्य है, तो उसके थ्रू उसकी पहचान होती है। रुचियां, आपकी इंटरेस्ट किस में है, आप आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर हो, तो उसके थ्रू आपकी पहचान होती है। और व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो उसके थ्रू भी आपकी पहचान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए, बी, सी, डी केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 105 नंबर क्वेश्चन है कि अनसोशल बिहेवियर पैटर्न्स आर इगोसेंट्रिक, प्रेजुडिस्ड, असेंडेंट बिहेवियर, राइवलरी या फिर कोऑपरेशन। असामाजिक व्यवहार पैटर्न है आत्मकेंद्रित, पूर्वग्राही, प्रभुत्ववादी, प्रतिद्वंदिता और सहयोग। तो आत्मकेंद्रित होता है, पूर्वग्राही होता है, प्रभुत्ववादी होता है। प्रतिद्वंदिता और सहयोग ये दो चीजें नहीं आएंगी, यानी कि असामाजिक व्यवहार में सहयोग तो बिल्कुल भी असामाजिक व्यवहार नहीं, अच्छा व्यवहार है। और प्रतिद्वंदिता भी नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते ही हैं। ठीक है, तो ए, बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा वाला। फिर है 106 नंबर क्वेश्चन, चिल्ड्रन विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ए है सिट अप, क्रॉल और walk later than other children, find it hard to remember things, not understanding how to pay for things, understand social rules easily, speak fluently, have trouble seeing the consequences of their action, solve problems easily, think logically। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बौद्धिक निःशक्तता वाले बच्चे कैसे हो सकते हैं। अन्य बच्चों की तुलना में बाद में बैठना, रेंगना या फिर चलना शुरू करना, बिल्कुल सही है। चीजों को याद रखने में कठिनाई होती है और ये नहीं समझ पाते हैं कि चीजों का भुगतान कैसे किया जाए, ये भी सही है। सामाजिक नियम आसानी से समझते हैं और धारा प्रवाह बोलते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से फ्लुएंट लैंग्वेज होती है उनकी, ये बिल्कुल ही गलत है। अपने कार्यों के परिणाम देखने पर घबरा जाते हैं, ये भी सही है। समस्याओं का आसानी से समाधान करते हैं, तार्किक रूप से सोचते हैं, तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बौद्धिक निःशक्त हैं, डिसेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, डिस्कशन, ड्रामेटाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशियोमेट्रिक टेक्निक या फिर पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन से तरीके सामुदायिक विकास संबंधी पहलों के लिए संभावनाशील नेताओं की पहचान के उपयोग में लाए जा सकते हैं? चर्चा, नाटकीकरण, समस्या समाधान, समाजिक तकनीक या फिर भागीदारी आधारित अवलोकन। तो चर्चा भी सही है, समस्या समाधान, समाजमितीय तकनीक और भागीदारी आधारित अवलोकन सही है। नाटकीकरण बस इसमें नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ए, सी, डी और ई, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल फोक मीडिया इन इंडिया आर जत्रा, बुर्रा, कथा, भांगड़ा, गरबा, विदेशिया। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में पारस्परिक शैक्षिक लोक मीडिया के उदाहरण हैं जत्रा, बुर्रा कथा, भांगड़ा, गरबा या फिर विदेशिया। तो इसमें तीन है, जत्रा, बुर्रा कथा और विदेशिया, यानी कि ए, बी और ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला। फिर है 109 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन किसके लिए होता है? प्रभावी प्रबंधन के लिए होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है, सही है। स्टेक होल्डर्स को प्रोत्साहन के लिए बिल्कुल भी नहीं, जवाबदेही स्थापित करने के लिए होता है और संसाधनों का इष्टतम उपयोग जो है इसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर ए, बी और डी, ई सही है, ए, बी, डी, ई, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। फिर है 110 नंबर क्वेश्चन, अमर्त्य सेन एक्सपैंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टू इंक्लूड। पहला है बिल्डिंग डिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, building people's capacities, enhancing people's freedom, enhancing people's income through capital investments, reducing inequalities। अमर्त्य सेन ने विकास की अवधारणा का विस्तार किया था, जिसमें उन्होंने क्या क्या सम्मिलित किया हुआ है? पहला है विकसित देशों पर विकासशील देशों की निर्भरता का निर्माण, नहीं। लोगों की क्षमता का निर्माण, बिल्कुल सही। लोगों की स्वतंत्रता का संवर्धन, ये भी इन्होंने ऐड किया है। और पूंजीगत निवेशों के माध्यम से लोगों की आय का संवर्धन, ये नहीं। असमताओं में कमी लाना। तो जो अमर्त्य सेन जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इनको अवार्ड भी मिल चुका है। ये इन्होंने जो विकास की अवधारणा दी तो उसका विस्तार किया, यानी कि उसमें और कुछ चीजें ऐड की। उसमें इन्होंने ऐड किया लोगों की क्षमता का निर्माण,
जो डेवलपमेंट कहलाता है, डेवलपमेंट तभी होगा जब लोगों की क्षमता का निर्माण होगा, लोगों की स्वतंत्रता का संवर्धन होगा और असमताओं में कमी आएगी, तभी विकास होगा। इसका मतलब है बी, सी और ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा वाला ऑप्शन। ओके, तो यहां पर हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।